चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फंक्शन के चैप्टर में लास्ट में आपने वन वन इंटू वन वन ऑन टू, वन इंटू मैनी वन ऑन टू, ये चार टाइप के मैपिंग डिस्कस किए थे और अब अपन इन पर बेस दो तीन क्वेश्चंस बना रहे हैं, वन वन ऑन टू मैपिंग पे या बाइजेक्टिव मैपिंग पे या फिर बाइजेक्शन पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। So here we discuss some questions on one one, many one, into onto functions. So the first question is, you have to check whether function आपको डिफाइन किया है f from close interval 0 infinity to close interval 0 infinity और function दिया है f is equals to mod x is bijective function. You have to check this function is bijective or not. तो बाइजेक्टिव चेक करने के लिए यू हैव टू चेक दिस फंक्शन इज वन वन और ऑन टू। ये फंक्शन वन वन है या मैनी वन है और इन टू ऑन टू में से कौन सा है। तो दो पार्ट में अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा मेन एम जो है वो अब डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को हम यहाँ पर ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं, उनका डोमेन और रेंज लिख रहे हैं। ये अपन डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए किसी फंक्शन का सबसे जरूरी पार्ट जो है उस फंक्शन के ग्राफ का एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। एंड फॉर दिस सबसे पहले अपन यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शंस के बारे में जानकारियां हासिल कर लें। वैसे तो मॉड एक्स आपने पहले भी बहुत पढ़ा, तो देखेंगे दो पार्ट में अपन इसको डिस्कस करें। सबसे पहला पार्ट ये है कि हियर वी डिफाइन मॉड्यूलस फंक्शन। तो यदि अपन ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x, ये फंक्शन का डेफिनेशन है कि इट इज पॉजिटिव for all x greater than or equal to 0 and negative for all x less than 0. This is definition of modulus function. ये mod x function का definition है। कि mod x का वैल्यू आपने प्लस x लेना है यदि x पॉजिटिव हो, और mod x का वैल्यू आप माइनस x लोगे यदि x नेगेटिव होगा। ये इक्वल का साइन यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी एक जगह पर लगा सकते हैं, दोनों जगह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो पर वैल्यू जीरो होती है और जीरो के आगे ना तो प्लस साइन दिया जाता है ना माइनस साइन दिया जाता है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, ये mod x का डेफिनेशन है। या फिर अपन इसी डेफिनेशन को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, और एक और आपको डेफिनेशन बताया था, f of x equals to mod x can be defined. It is maximum of x and minus x. x और minus x में जो भी बड़ा होगा वो mod x के बराबर होगा। ये दो डेफिनेशन है मॉड्यूलस फंक्शन की, दोनों में से किसी भी डेफिनेशन का आप यूज कर सकते हैं, सेम रिजल्ट देगा, सेम आउटपुट देगा। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस फंक्शन को यदि आप डायग्राम में प्लॉट करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा यदि पॉजिटिव नंबर, और यदि नेगेटिव नंबर है तो जो इनपुट डालोगे न्यूमेरिकली वही आएगा, साइन वर्ड चेंज हो जाएगा।
जैसे -1 यदि आप डालते हो तो -1 की मॉड्यूलस वैल्यू +1 आती है, -2 का मॉड्यूलस वैल्यू +2 आता है, -3 का मॉड्यूलस वैल्यू +3 आता है। तो बस न्यूमेरिकली जो है वो कहने का जो मतलब है, ओवरऑल आउटपुट जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। और यदि आप इसकी डेफिनेशन को देखते हुए इसको ग्राफिकली प्लॉट करें, भाई मेरा मेन उद्देश्य जो है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहिए, आना चाहिए अपन को। और वंस वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, देन वी राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। सो ग्राफ, डोमेन और रेंज, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि क्वेश्चन में मॉड्यूलस फंक्शन आया है, तो इसलिए अपन यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करे हैं, और साथ में ये मॉड्यूलस फंक्शन ग्राफिकली कैसा दिखता है, तो यहीं पर अपन लिख रहे हैं ग्राफिकली मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो इस तरीके का ग्राफ आपको देगा। ये ग्राफ को आप वी शेप ग्राफ बोल सकते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप, दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। विक्ट्री का जो साइन होता है वी शेप ग्राफ आता है, क्योंकि पॉजिटिव इनपुट के लिए भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव इनपुट के लिए भी आउटपुट पॉजिटिव आता है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ये मॉडेक्स का ग्राफ। ये याद रखना है कि मॉडेक्स के अंदर का एक्सप्रेशन जिस पॉइंट पर 0 बनेगा, उस पॉइंट पर मॉडेक्स का ग्राफ हमेशा वी शेप है। जैसे मॉडेक्स का ग्राफ वी शेप बनेगा ओरिजिन पर, क्योंकि ये जो x है ये 0 पर 0 होता है। यदि यहाँ पर x-1 होता तो फिर वी शेप आप 1 पर बनाते। यदि यहाँ पर x-1/2 होता तो वी शेप 1/2 पे बनता। तो हमेशा याद रखें, जब भी मॉड x आएगा तो मॉड x का ग्राफ वी शेप बनेगा, और वी शेप उस पॉइंट पर बनेगा जिस पॉइंट पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। और दूसरी बात, मॉड्यूलस फंक्शन केवल लीनियर फंक्शन यदि यहाँ होगा तो ही वी शेप ग्राफ देगा। यदि आप यहाँ पर x² लिख दें या फिर x³ लिख दें तो फिर वी शेप नहीं बनता है। या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर मॉड लग के आएगा तो ग्राफ वी शेप नहीं होता है। वी शेप ग्राफ केवल तब और तब होगा जब मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन लीनियर होगा। जिस पॉइंट पर ये लीनियर एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, उस पॉइंट पर आप वी शेप बना दीजिएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ग्राफ वी शेप है, ओरिजिन से पास होता है ग्राफ। और एक बार आपने इसका ग्राफ बना लिया तो फिर आप इसका डोमेन और रेंज बड़े इजीली लिख सकते हो, आप देख के बता सकते हो। दिस फंक्शंस डिफाइंड एवरीवेयर, एंड देयरफॉर the domain of this function is set of real number। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर। और यदि आप इस फंक्शन के रेंज की बात करोगे तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to infinity, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो इसका जो रेंज है इट इज क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल इंफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। 0 से इंफिनिटी इसका रेंज है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप होता है, लेकिन तब जब मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन लीनियर होगा। जिस पॉइंट पर ये लीनियर एक्सप्रेशन 0 होगा, उस पॉइंट पर मॉड की ग्राफ हमेशा वी शेप बनेगी। नाउ वी हैव टू चेक कि आपको जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से कहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया है, और हमको कहाँ से कहाँ पर इसका बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग को हमको चेक करना है। बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब ऐसी मैपिंग जो 1-1 भी हो और ऑन टू मैपिंग भी हो। तो अब यदि आप इस फंक्शन की बात करोगे तो आपको मॉड्यूलस फंक्शन केवल और केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइन करना है, सारे रियल नंबर्स के लिए नहीं बोला है। यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स ओनली इन पॉजिटिव रीजन, मतलब केवल इसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेना है जो वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अपना जो फंक्शन एफ है वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड है।
इसलिए यदि इस क्वेश्चन में आप mod x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन इज लाइक दिस। 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, मतलब बाइसेक्ट करते हुए बनाना। ये फंक्शन जो है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक डिफाइंड है। यदि आप यहाँ पर जाओगे तो ये प्लस इंफिनिटी, तो ये 0 से इंफिनिटी तक हमने मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर दिया, और इसकी रेंज भी जो है वो 0 से इंफिनिटी आती है। अब इस फंक्शन को देख के आपको बताना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव मैपिंग है कि नहीं। तो यदि आप इस फंक्शन में बाइजेक्शन चेक करना चाहते हैं तो यू हैव टू चेक कि ये वन वन या मैनी वन में से कौन सा है। तो दिस फंक्शन इज वन वन मैपिंग, क्योंकि एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो फंक्शन होगा ये वन वन फंक्शन होगा। दिस इज वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग क्यों है? क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ओनली एट वन पॉइंट। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस intersects graph only one point. तो इसी कारण ये फंक्शन वन वन हो गया, चूंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और दूसरा, अब आपको इनटू या ऑन टू चेक करना है तो आप इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे, और अब आप देख रहे हो कि इस फंक्शन की जो रेंज आती है इज क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। रेंज मतलब आउटपुट ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो इसकी रेंज की आप बात करोगे तो मिनिमम वैल्यू 0 मिलती है और मैक्सिमम जो है इसकी प्लस इंफिनिटी जाएगी। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। और आप देख रहे हो कि ये जो 0 टू इंफिनिटी है ये इस फंक्शन का को डोमेन भी है, तो जो रेंज आ गया वो को डोमेन के बराबर आ गया, एंड देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और इसी कारण फंक्शन वन वन हो गया और ऑन टू हो गया, इसलिए ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। सो आपको ये चेक करना था कि ये मैपिंग बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो आंसर है यस, इट इज बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। याद रखें, यदि यहाँ पर ये सेट ऑफ रियल नंबर से 0 से इंफिनिटी तक डिफाइंड होता तो फिर फंक्शन वन वन ऑन टू मैपिंग नहीं होती, फंक्शन फिर मैनी वन ऑन टू मैपिंग होती। क्योंकि आप यदि यहाँ देख रहे हो कि ओरिजिनल फंक्शन जो mod x का है, आपको पूरा mod x बोला तो था, लेकिन mod x यहाँ से यहाँ डिफाइन करने को बोला था। यदि मैं mod x का एक्चुअल ग्राफ देखूं, मतलब mod x को सेट ऑफ रियल नंबर से 0 से इंफिनिटी तक डिफाइन करूं तो वो ऐसा बनेगा। और हियर पैरेलल टू लाइन x एक्सिस जो है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो एक्चुअली तो mod x फंक्शन जो है वी शेप होता है, इसी कारण जो है वो वन वन मैपिंग नहीं होती। ये वन वन मैपिंग नहीं है, ये मैनी वन मैपिंग है। लेकिन साथ में ये ऑन टू होता है, क्योंकि रेंज अभी भी 0 टू इंफिनिटी मिल रहा है। तो इस एक ग्राफ में, इस एक कंडीशन में फंक्शन जो है वो मैनी वन ऑन टू होता। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपको फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइन किया गया है। केवल इतनी जगह पर आपको पूछा है फंक्शन जो है वो वन वन ऑन टू है कि नहीं, तो इतनी वैल्यू के लिए फंक्शन वन वन ऑन टू मैपिंग है, इसलिए बाइजेक्टिव मैपिंग है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, और अब आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से वन वन ऑन टू या मैनी वन ऑन टू फंक्शन को चेक करेंगे। बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए ओवरऑल हमको, सर मॉड का जो रेंज है वो अगर बताना। रेंज का मतलब होता है कि ये वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यूज को कवर करता है। रेंज का मतलब आउटपुट होता है। तो आप ये देखो, ये 0 से चलना शुरू हो गया है और अब ये कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, इसलिए इसका रेंज 0 टू इंफिनिटी हो गया। सर वहाँ पे एक्स की वैल्यू से कुछ नहीं रहता, क्या बोले? अगर एक्स की वैल्यू देखो नेगेटिव भी जा रही है वहाँ पे, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेंज का मतलब आउटपुट का कलेक्शन होता है, इनपुट पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता रेंज का। ठीक है, सो रेंज निकालने के लिए आपको ये देखना है कि ये ग्राफ टोटली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। यदि आप इस ग्राफ को देखें तो ये वी शेप ग्राफ है,
और जब ये फैलना शुरू हुआ तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और अब चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है ये 0 से चलना शुरू हुआ और मैक्सिमम इंफिनिटी तक जाएगा। इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप केवल वाई एक्सिस पर देखिए ग्राफ कितना मूव किया है। क्या कुणाल? हाँ सर। पेज नंबर 2 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, आपको चेक करना है, तुक्का मत लगाइएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करके आंसर करेंगे तो आपको ये हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूँ, चेक वेदर दी फंक्शन। अब मैं थोड़ा सा ये वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, -5/2 से +5/2 यहाँ पर दिया है। -5/2 to +5/2 क्लोज इंटरवल है और 3 to 11 ये भी क्लोज इंटरवल है। और फंक्शन आपको f(x) बराबर दिया है sin² 4 sin x + 6। और अब आपको ये चेक करना है कि दिस मैपिंग इज बाइजेक्टिव और नॉट। ये आंसर, ये मैपिंग को चेक करिए वेदर इट इज 1:1 मैपिंग और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली देखना होता है कि डिफाइन कहाँ से कहाँ पर है, और फिर आपको चेक करना है कि 1:1 है कि नहीं, फिर आपको चेक करना है इनटू ऑन टू में से कौन सा। कैसे होगा ऋषभ ये? हेलो सर। आप बोलो सर। सर मतलब वो रेंज के लिए तो मैंने उसको होल स्क्वायर बना दिया, sin x + 2 का होल स्क्वायर +2। वेरी तो गुड। मिनिमम वैल्यू sin x + 2 के 0 हो सकती है, लेकिन 0 तभी होंगी जब -2 होंगे, और sin -2 तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम -1 हो सकता था। तो वो मिनिमम वैल्यू 3 आ गई, और मैक्सिमम वैल्यू जब 1 आ गया तब 3² + 2 मतलब 11। तो रेंज और कोडोमेन तो मैच कर गया। और क्योंकि ये sin x का था, तो sin x का कैसा भी हो लेकिन पीरियोडिक रहता है ना, तो वो रिपीट तो होने ही वाला है, तो इसलिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कट तो होंगे ही। पीरियोडिक समझते हो?
मतलब एक पीरियड के बाद उसकी वैल्यूज रिपीट करती है, जैसे sin x cos x। ठीक, वेरी गुड। और किसी बच्चे का आया आंसर? चलिए, सो वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। सो हियर वी डिस्कस how to check this function is 1 1 onto function। ये मैपिंग 1 1 onto मैपिंग है, और टू चेक दिस सबसे पहले आप जो किया करें, ऐसे फंक्शंस को यदि आपको चेक करना है कि 1 1 है या फिर मैनी 1 है, सबसे पहले अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 4 प्लस 2। तो आप इस फंक्शन को साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखिए। ऐसा लिखने से आप इस फंक्शन की रेंज बता सकते हो, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, और आपको साइन एक्स का रेंज पता है, तो आप इससे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बता सकते हो। तो एक तो हमने ये फंक्शन को इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख लिया। एंड सेकंड थिंग, टू चेक फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो एक तो आपको या तो इस फंक्शन के ग्राफ का आइडिया होना था, ताकि अपन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके ये पता कर सकें कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1। यदि ग्राफ का नॉलेज नहीं है, तो फिर 1 1 चेक करने के लिए आप सबसे पहले जो सब्जेक्टिव मेथड होता था कि 2 पॉइंट लेके आप चेक करें कि उन पे आउटपुट भी सेम आना चाहिए यदि पॉइंट सेम होंगे। और अदरवाइज जो इसमें सबसे यूजफुल तरीका है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे और आपने उनको 1 1 या मैनी 1 चेक करना है, तो उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए। ये आपको बताया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट, वो कंसेप्ट से अपन यहाँ पर जा रहे हैं। तो एक तो स्टेप अपन ने यहीं पे खत्म कर दी। दूसरा, यदि आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, इफ यू चेक इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो साइन स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स, ये साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है, प्लस 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 कॉस एक्स आएगा, और 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यदि आप इस फंक्शन को देखें और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो इस फंक्शन को आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें जो है वो 2 cos x कॉमन आ जाता है, और जब अपन 2 cos x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर sin x प्लस 2 इंटू कॉस एक्स बचेगा। और अब आप देखो कि हमको जो इनपुट दिया है वो -π/2 से +π/2 तक दिया है, और आप सभी ये जानते हैं कि sin x जो है -π/2 से +π/2 तक, या कोई भी रियल नंबर डाल लें, sin x हमेशा -1 से +1 के बीच में वेरी करता है, इसलिए ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी। एंड सेकंड थिंग, ये जो cos x है, ये -π/2 से +π/2 यदि आप समझ रहे हैं, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा है। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और cos x जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इतनी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये भी पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। और ऐसे ही sin x प्लस 2, ये क्वांटिटी तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, इसलिए ओवरऑल दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसलिए ये जो फंक्शन का ग्राफ है एफ डैश एक्स का ग्राफ, सॉरी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव आया, इसलिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो फिर फंक्शन आपका 1 1 मैपिंग हो जाएगा, -π/2 से +π/2 तक ये फंक्शन 1 1 मैपिंग होगी। सो इट इज 1 1 मैपिंग।
क्योंकि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। आपको थर्ड केस बताया था 1 1 मैनी 1 चेक करने के लिए कि आप चेक करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। क्योंकि कोई भी फंक्शन, वहां पर एग्जांपल दिया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन हमेशा 1 1 होता है। तो इसके डेरिवेटिव को देख के हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर fx is 1 1 मैपिंग। और अब यदि आप बात करेंगे इसके इनटू और ऑनटू की, मतलब रेंज निकालना है इस फंक्शन का, तो रेंज निकालने का आधा काम हम कर चुके हैं। टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। और यदि अब आप इसको देखेंगे तो सिंस sin x का जो रेंज होता है वो -1 से +1 तक रेंज होती है, और इसलिए यदि आप इसमें इसका मिनिमम वैल्यू मतलब -1 डालेंगे तो -1 + 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू इसकी जो है वो 3 आएगी। और यदि आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो यू पुट 1, तो sin x का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 + 2 11 हो जाएगा। तो इफ यू कैलकुलेट f मिनिमम, तो f मिनिमम निकालने के लिए sin x की जगह पर sin x की सबसे मिनिमम वैल्यू -1 डाल दें और +1 कर देंगे, सॉरी +2 कर देंगे, सो यू गेट 3। एंड f ऑफ मैक्सिमम, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए sin x की जगह पर +1 डालेंगे, तो दिस इज +1 2 स्क्वायर +2, this gives you 11, and therefore the range of this function is closed interval 3 to 11, which is equals to codomain of the function 3 to 11, and therefore function is onto function। तो ये फंक्शन 1 1 और onto मैपिंग हो गया, इसलिए बाइजेक्टिव मैपिंग होगा। ठीक है, सो अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। ये एक्सप्लेन किया था ऋषभ बोधे ने, सही किया है एक्सप्लेनेशन। सो ना टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई मन में आपके सवाल हैं तो पूछ लीजिए। सर वो रॉन्ग हो गया था, मैंने मतलब आंसर 1 1 लिखा, 1 1 लिखा था, मतलब 1 1 नहीं है लिखा था, वो रॉन्ग हो गया था। तो 1 1 क्यों नहीं लिखा तुमने? एक बार और तुम एक्सप्लेन करना, तुम्हारा क्या, तुमने क्या किया था 1 1 मैनी 1 चेक करने के लिए? सर 1 1 मैंने 1 के लिए मतलब sin x का ग्राफ जो होता है वो कर्व टाइप होता है ना, ऊपर मतलब रिपीट करता है वो। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तो कट तो होना ही है, इसलिए मुझे लगा कि वो 1 1 है, लेकिन मैंने रेंज देखा ही नहीं। वो 1 1 तो होता है लेकिन वो रेंज के इसमें 1 1 नहीं आएगा, वो इंक्रीजिंग ही आ रहा है सिर्फ। अच्छा, तो वो रॉन्ग हो गया मेरा, मतलब ऑन टू सही बोला मैंने, लेकिन मैं 1 1 नहीं है बोला था मैंने, जबकि 1 1 है। देखो मैं यदि इसका एक रफ आइडिया आपको दूं ना, तो ये जो sin x तुमने एक वर्ड यूज किया था बीच में, पीरियोडिक फंक्शन है। तो मैं यदि इसका एक रफ स्केच आपको बताऊं, तो ये फंक्शन का जो ग्राफ है ना, ये इस तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रफ आइडिया ग्राफ का दे देता हूँ थर्ड पेज पर। टेक दी स्क्रीनशॉट। देखिए आप सभी लोग ग्राफ को थोड़ा, मैं थोड़ी ग्राफ आपको रोज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ग्राफ अपना पक्का जिस दिन बहुत अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन पूरी कैलकुलस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, और ग्राफ के लिए मैं आप सभी को ऐप भी बता दूंगा, आप उससे फंक्शन के ग्राफ चेक कर सकते हो। सो थर्ड थिंग हम ये देख रहे हैं, ये जो हमारा फंक्शन है, तुमने वो सही बोला कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। बाकी बच्चों को भी पीरियोडिसिटी मैं समझाऊंगा। पीरियोडिक फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल के बाद कोई फंक्शन अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है तो उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे आर पीरियोडिक। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करता है ये वैल्यू पर कि ये कहाँ से कहाँ तक आपको पूछा गया है। तो मैं यदि ओवरऑल यदि बात करूं, यदि मैं यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर आपको देता, ये रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं करता, कैपिटल आर यहाँ पर देता, तो पूरे कैपिटल आर के लिए यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ देखें
तो ओवरऑल तो आपने इस फंक्शन की रेंज निकाली जो कि 3 से 11 है। तो ये जो फंक्शन है ये 3 से 11 तक ही ग्राफ बनेगा, और 3 से 11 तक इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो पीरियोडिक बनता हुआ जाता है। तो इस सर्टेन इंटरवल के लिए वो फंक्शन जो है सपोज दिस इज 3, इसके नीचे ग्राफ नहीं जाएगा क्योंकि रेंज 3 से 11 है, और सपोज दिस इज 11, तो ग्राफ जो है वो 3 और 11 के बीच में बनेगा। और साथ में आप एक देख रहे हो कि व्हेन वी पुट x का वैल्यू 0, जब अपन x का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 6 आती है। तो ये 6 पे इंटरसेक्ट करता हुआ ग्राफ आपका बनेगा। और मान लेते हैं फंक्शन को यदि मैं प्लॉट करूँ ना, तो इस तरीके से ग्राफ जो है, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ है 3 से 11 के बीच में इसकी ग्राफ ऐसी बनेगी। और दिस इज 6, ये 3 है और ये 11 है, ये इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा, मैनी वन फंक्शन है। अब यदि आप देखोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो फंक्शन जो है वो मैनी वन, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता। लेकिन मैं आपसे केवल बोला हूं कि आपको इस फंक्शन का ग्राफ -π/2 से +π/2 तक ही डिफाइन करना है। तो ये -π/2 पे सबसे कम वैल्यू 3 देता है, क्योंकि आपने यहाँ पर डाला था जब साइन एक्स को -π/2 डाला था, तभी आपने -1 लिया था और ये 3 आया था। और +π/2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको 11 मिली। तो यदि आप -π/2 से +π/2 तक देखें तो आप ग्राफ का केवल ये पोर्शन ले रहे हैं, और ये पोर्शन भर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो यदि ये रेस्ट्रिक्शन मेंटेन नहीं होता, यदि हम कैपिटल आर के लिए बात करते, तो फिर फंक्शन मैनी वन है। लेकिन -π/2 से +π/2 तक ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन है। क्लियर है ऋषभ? हाँ सर। ठीक है, बाकी सभी बच्चों के लिए भी यही है कि इसका जो ग्राफ है, ठीक है, आप इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर मत करिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक बन के रह जाता है। लेकिन ये चूंकि पीरियोडिक है, ये रिपीट करता है अपनी वैल्यूज को बार बार, ठीक है। सो इसलिए पर्टिकुलर इंटरवल में जो वैल्यूज मिलेंगी वही सेम वैल्यू, जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनता है, बिल्कुल वही ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है। और बस रेंज साइन एक्स की -1 से +1 होती है, और इसकी रेंज 3 से 11 होती है। सो ये फंक्शन मैनी वन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन वन वन ऑन टू है इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। यदि मैं पर्टिकुलर इंटरवल यहाँ से निकाल लूंगा, इसकी जगह पर आर डाल दूंगा, फिर फंक्शन मैनी वन ऑन टू हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन। चलते हैं अपन अगली चीज पर, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पेज नंबर 3 ही रहने देते हैं। तो बेसिक फंक्शन तो आपको एटलीस्ट याद रखने हैं, और ये जैसे अभी जो बन गया था साइन स्क्वायर और 4 sin x और +6, ऐसे ग्राफ को भी अपन धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन उसके पहले अपन को बेसिक बेसिक का मतलब, जैसे उसमें साइन एक्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ये कुछ ग्राफ बेसिकली पहले मैं थोड़े थोड़े आपको सिखाऊंगा, और फिर अपन ये फंक्शंस की ग्राफ इजीली प्लॉट करने लगेंगे। क्योंकि मेरे को यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही साइन स्क्वायर 4 sin x +6 के ग्राफ का आइडिया होता कि वो ऐसे बनता है, तो अपन ग्राफ देख के सीधे ही बता देते थे कि भाई -π/2 से +π/2 तक ये फंक्शन वन वन बनेगा, और रेंज इसकी 3 से 11 है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है। सो ग्राफ बहुत, आपको इतना सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जो अपन ने अभी किया था। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर अपन कुछ फंक्शंस के ग्राफ पे डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट फंक्शन इज अवर एफ। आपको जो डिफाइंड है वो सेट ऑफ रियल नंबर से पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइंड है, और डिफाइंड है इस तरीके से डिफाइंड है। और ये तो आप बता सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। ठीक है। सो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव मैपिंग है कि नहीं। सो इस तरीके से डिफाइंड है, देन चेक whether it is
बाइजेक्टिव और नॉट। ये फंक्शन बाइजेक्टिव मैपिंग है कि नहीं, तो ग्राफ तो अपन बता ही चुके हैं। ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अपन ने दो ग्राफ बताए थे आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ग्राफ एक तो ऐसा लेता है जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है आपका, दिस इज y इज इक्वल्स टू a पावर x का ग्राफ जब आपका a मोर देन 1, और दूसरा जब प्लेन लैंड करता है तो जो ग्राफ बनता है आपका वो इस तरीके से ग्राफ आएगा। दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट यहाँ पर जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में। तो अब आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बेस का नंबर आपको क्या दिया है। चूंकि यहाँ पर बेस हमारा e है, और e जो है उसका वैल्यू 2.67 अप्रॉक्स होता है, मतलब मोर देन 1, और मोर देन 1 है इसलिए e पावर x का जो शेप है वो इस तरीके से है। ठीक है, सो कोई भी ग्राफ जो है यदि मोर देन 1 बेस है तो हमेशा ऐसा ही ग्राफ देगा। अब वो डिपेंड करेगा इसके बेस पर कि बेस आपको 2 दिया है, 3 दिया है, ई दिया है, 10 दिया है। तो जितना बेस आप बढ़ाओगे उतनी तेजी से ये इंक्रीज होगा। ग्राफ की शेप तो यही बनाएगा। जैसे 2 पावर x का ग्राफ ऐसे है, तो 3 पावर x का ग्राफ जो है वो इसके ऊपर से थोड़ा सा तेजी से चेंज होगा, यहाँ पर थोड़ा सा तेज चेंज होगा, और 10 पावर x बनाओगे तो और तेजी से चेंज होगा, बस इतना ही फर्क आएगा। बस फर्क ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब बेस मोर देन 1 होता है तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। तो दिस इज आल्सो द शेप ऑफ e पावर x। और अब आप यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं कि यदि व्हेन वी प्लॉट अ लाइन, और पूरे रियल नंबर पे बात करी गई है, तो पूरे रियल नंबर के लिए व्हेन वी प्लॉट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन। 1 1 का रीजन क्या है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ओनली एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और वैसे भी आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक इनपुट डालोगे तो आउटपुट एक ही मिलेगा, यदि आप इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए एक के लिए एक ही इमेज मिलती है, तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। और दूसरा, यदि आप इस फंक्शन की रेंज की बात करें तो रेंज इसका 0 से इंफिनिटी है, क्योंकि ग्राफ 0 से चलना शुरू हुआ है, और इंफिनिटी को 0 भी मिलता नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसकी रेंज में आप e पावर x फंक्शन दे रखा है। आप इसमें पावर में चाहे नेगेटिव नंबर डाल दो, चाहे 0 डाल दो, चाहे पॉजिटिव नंबर डाल दो, ये हमेशा क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव मिलेगी। देयर इज नो नंबर, देयर इज नो रियल नंबर फॉर विच दिस fx बिकम 0। तो इसका वैल्यू कभी आपको 0 नहीं मिलता। इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इंफिनिटी, जिसको अपन पॉजिटिव रियल नंबर भी बोलते हैं, आर प्लस। और आर प्लस इसका कोडोमेन भी है, तो ये इसके कोडोमेन के बराबर आ गया। तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ गई, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। तो देयरफॉर दिस इज बाइजेक्टिव मैपिंग। तो ये मैपिंग आपकी बाइजेक्टिव मैपिंग। तो कोई आपका डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, सो ग्राफ के यदि नॉलेज होंगे तो आप बना सकते हो। अदरवाइज आप 1 1 चेक करने के लिए, ग्राफ नहीं पता हो 1 1 चेक करने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और e पावर x ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वो खुद आता है। तो e पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x आता है, और e पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन 1 1 होगा। तो इस तरीके से भी 1 1 का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। बाकी रेंज आपको इस फंक्शन की याद रखनी पड़ेगी कि रेंज इसका पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, ये कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता है, इसलिए रेंज इसकी पॉजिटिव रियल नंबर है। सो रेंज और 1 1 मैनी 1 देख के हम फंक्शन को बोल सकते हैं दिस इज बाइजेक्टिव मैपिंग। So take the screenshot. Moving on to page number 4, where we discuss some function with their domain and range and graph. तो हम कुछ functions ले रहे हैं जिनके अपन graph पढ़ेंगे, domain पढ़ेंगे और range पढ़ेंगे। So moving on to page number 4. और heading हमारा है graph domain। पूरा लिख लेते हैं heading।
So next heading is graph domain and range of some important functions. Graph domain and range of, तो सबसे पहला फंक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो ऐसी है कि ए फंक्शन f set of real number to set of real number defined by f of x equals to c। यहाँ पर c जो है c इज एनी कांस्टेंट, c कोई भी एक नंबर हो सकता है, इसको अपन स्केलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो fx बराबर c लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, कोई भी एक फिक्स नंबर, ठीक। सो fx बराबर c, ये नोटेशन हो जाएगा, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। जैसा कि अपन ने देखा कि अपन फंक्शन लिखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में ग्राफ बना के डोमेन रेंज लिख देंगे। इतनी बातें हमने लगभग हर फंक्शन में करनी है। और यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन को आप देख रहे हैं कि बड़े इजीली आप प्लॉट कर सकते हैं। इसका नाम ही कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो चेंज नहीं होता है। ये एक ऐसा बच्चा है कि उसको कितना ही मार लो, पीट लो, कूट लो, ये टेस्ट में 2 मार्क्स लाएगा तो 2 ही मार्क्स लाएगा, ठीक है। 2 हमने फिक्स कर दी। सी की जगह पर यदि 2 लिख दें तो आप इनपुट कुछ भी डालें, मतलब 1 डंडा लगाएं, 2 डंडा लगाएं, चाहे 10 डंडे लगाएं, हमेशा वैल्यू उसकी, हमेशा जो मार्क्स हैं उसके 2 ही आएंगे। तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। सो द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस and this line is at distance c from x axis। यहाँ पर जो नंबर है उतनी डिस्टेंस पर मिलेगा। so this is graph of fx बराबर c, मतलब 0 के लिए भी आउटपुट c मिलेगा, 1 के लिए भी c मिलेगा, 2 के लिए भी c, 3 के लिए भी c, 4 के लिए भी c, -1 पे c, -2 पे c, -3 पे c, एंड देयरफॉर यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, इसी कारण इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। सो द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये c जितना होगा, जैसे 2 होगा तो 2 डिस्टेंस पे लाइन बना देना, 3 होगा तो 3 डिस्टेंस पे लाइन पैरेलल बना देना। अब यदि आप इसके डोमेन और रेंज की बात करोगे तो ग्राफ को देख के आप बड़ी इजीली बता सकते हो कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर because this function is defined everywhere। ये हर नंबर के लिए डिफाइंड है, एवरी रियल नंबर के लिए। देखिए ग्राफ देखने से आप ये बता सकते हो कि किन किन नंबर्स के लिए डिफाइंड है। यदि किसी ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक, होल, जंप, गैप नहीं आ रहा है, मतलब ग्राफ कभी भी टूटा नहीं है, और टूटा नहीं है इसका मतलब ग्राफ हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। जब ग्राफ ब्रेक हो जाता है तो उस फंक्शन पर ग्राफ नॉट डिफाइंड। जैसे कि आपने रेसिप्रोकल फंक्शन को समझा था, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। तो आप ये देखते हो कि ये ग्राफ जो है वो 0 पे टूट गया, 0 पर ये ग्राफ ब्रेक हुआ है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी। बाकी हर रियल नंबर पर ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। आप 0 से बड़ा कोई भी नंबर डालो, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। 0 से छोटा कोई नंबर डालो, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। ग्राफ केवल और केवल ब्रेक हुआ है 0 पर, इसलिए इस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है। तो ग्राफ जिस पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है वो पॉइंट पर ग्राफ
मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ इसलिए डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। और यदि आप रेंज की बात करेंगे तो ये फंक्शन के रेंज में मतलब आउटपुट में केवल एक एलिमेंट आता है, तो ये सिंगलटन सेट बनता है सी, ये इसकी रेंज है। तो रेंज में केवल एक ही एलिमेंट आता है, कोई भी इनपुट डाल दो आउटपुट एक ही मिलेगा, वो मिलेगा सी, इसलिए इस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो दिस इज ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन जो हमने पढ़ना होता है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। सर कांस्टेंट फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता? नहीं, कांस्टेंट फंक्शन 1 1 कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो पैरेलल मतलब इंटरसेक्ट उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा ना। ओवरलैप हो जाएगा तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। और वैसे भी आप देख रहे हो कांस्टेंट का मतलब ही क्या है, अभी बताया ना, ये कांस्टेंट का मतलब क्या है कि 1 पे भी सी मिलेगा, 2 पे भी सी मिलेगा, 3 पे भी सी, 4 पे भी सी, 5 पे भी सी। तो ये तो फंक्शन मैनी वन हो गया ना, तो 1 1 कैसे बनेगा? हाँ सर। तो अगला जो फंक्शन है इट इज अवर एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो a function f from set of real number to set of real number denoted by fx equals to x is called an identity function. तो ये नोटेशन है आइडेंटिटी फंक्शन का। और आइडेंटिटी नाम से ही शो हो रहा है कि आप जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिलना चाहिए। जो भी इनपुट डाला है फंक्शन का आउटपुट भी वही आ रहा है। 1 डाला 1 मिला, 2 डाला 2 मिला, 3 डाला 3 मिला, -1 पे -1, 0 पे 0, -2 पे -2। इसी कारण इस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो इनपुट डालेंगे वही आउटपुट मिलेगा, तो फंक्शन को हम आइडेंटिटी बोलेंगे। और यदि इसको देखते हुए अब यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन जो है, आप ये जानते हो कि जब मैं ऐसे पॉइंट्स बनाऊंगा 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 0 पे 0, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3, मतलब 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, -1, -2, -2। तो जब इन सारे पॉइंट्सों को आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से एक लाइन बनता है। दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये लाइन पर x और y दोनों बराबर होते हैं। 0 0 यहाँ मिलेगा, फिर 1 1 यहाँ मिलेगा, फिर 2 2 यहाँ मिलेगा, ये 3 3 होगा, ये -1 -1 होगा, ये -2 -2 होगा, एंड सो ऑन। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, यदि आप इनपुट पॉजिटिव रखोगे तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा, और यदि इनपुट आप नेगेटिव रखोगे तो आउटपुट भी नेगेटिव आएगा। इसलिए ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है। दिस इज ग्राफ ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हो कि एक लीनियर इक्वेशन भी है, तो बिल्कुल लाइन का ग्राफ मिलेगा। और यदि आप इसके स्लोप की बात करोगे तो स्लोप इसका 1 है, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ। और इसमें जो इंटरसेप्ट का है, वाई इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने y बराबर mx प्लस c पढ़ा है, और यहाँ पर m 1 हो गया और c 0 हो गया, इसलिए लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बिकम 0 एंड स्लोप बिकम्स 1, क्योंकि एंगल 45 डिग्री बनाएगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से आप इसको बना सकते हैं। और अब यदि आप इस फंक्शन के डोमेन की और रेंज की बात करेंगे तो ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक, होल, जंप, गैप नहीं आया है। मतलब दिस फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर and therefore the domain of this function is set of real number. Also the range of this function, ये y एक्सिस पर सारी वैल्यूज कवर करता है, -∞ से +∞ तक पूरी इसकी वैल्यूज मिलती हैं, इसलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर। तो डोमेन और रेंज इसके दोनों सेट ऑफ रियल नंबर हैं। तो हमने यहाँ पर फंक्शन का नोटेशन देखा, ग्राफ देखा और डोमेन रेंज देखा। इतनी बातें आपको लगभग हर फंक्शन के लिए पढ़नी है, जो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला फंक्शन इसमें था मॉड्यूलस फंक्शन, जिस विच इज ऑलरेडी बी डिस्कस्ड। ठीक है, सो थर्ड फंक्शन हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है।
जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अपन उसको स्किप करके आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोई डाउट हो आपको इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन मैं एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि वो डेफिनेशन, ग्राफ, डोमेन, रेंज सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन जब उसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस आते हैं तो वो कैसे आप प्लॉट करोगे चेंजेस को, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक बार थोड़ा सा डिस्कशन अपन मॉड्यूलस पे भी ले लेते हैं, एक साथ कलेक्शन भी हो जाएगा और कुछ जानकारियां और अपन को मिल जाएगी। सो मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, दिस इज अवर मॉड्यूलस फंक्शन। So denoted by this is called modulus function. ये मॉड्यूलस फंक्शन हो जाएगा और साथ में and defined as ये मॉड एक्स का डेफिनेशन अभी आपको समझाया था कि एक्स लेंगे, माइनस एक्स लेंगे, या फिर मॉड एक्स को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, इट इज मैक्सिमम ऑफ एक्स और माइनस एक्स, और माइनस एक्स में जो भी बड़ा होगा वो मॉड्यूलस फंक्शन है। अब आप देखें, मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी का ही भाई है, लेकिन इस मॉड्यूलस फंक्शन का सोच हमेशा पॉजिटिव है। ये जो इसका भाई है आइडेंटिटी फंक्शन, इसको आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, नेगेटिव पे नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन में क्या है, पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोलोगे उसको तो भी वो पॉजिटिव ही सोचता है। तो इसका ग्राफ आपको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता था, क्योंकि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप बनता है इसी रीजन के कारण कि वो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है। केवल आपको इतना चेंजेस करना है मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ के लिए, ये जो इसकी नेगेटिव एक्सिस पर मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन बनी है, इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, और 90 डिग्री रोटेट करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये लाइन जो आपका पहले यहाँ बन रहा था वो लाइन अब यहाँ पर बनेगा, जो कि मॉड्यूलस फंक्शन -1 पर -1 नहीं आता, -1 पर +1 आता है, -2 पे +2 आएगा, -3 पे +3 आएगा, इसलिए ग्राफ जो है वो वी शेप हो जाता है। तो यही लाइन जो उठ के आप इसको पकड़िए यहाँ से और 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन यू गेट द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। इसलिए मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ अपन बोलते हैं, याद रखने के लिए, वी शेप ग्राफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है और फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में बना, और 0,0 पर वी शेप ग्राफ बनाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। डोमेन अपन लिख चुके हैं इसका, दिस इज डिफाइन एवरीवेयर, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 से इंफिनिटी इस फंक्शन की रेंज है। तो डोमेन, रेंज, डेफिनेशन, नोटेशन, ग्राफ, 4-5 बातें अपन ने यहाँ पर बनाई, पहले भी बना चुके हैं अपन। अब एक चीज जो आपको बताई कि मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा वी शेप बनेगा। हमेशा वी शेप बनेगा, बट वो वी शेप उस पॉइंट पर बनता है जहां पर मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। तो आप यदि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लें, तो जैसे इफ यू हैव टू प्लॉट ग्राफ ऑफ मॉड x-1, तो x-1 का ग्राफ वी शेप बनेगा, और वी शेप किस पे बनेगा, +1 पर। तो इसलिए इसको वी शेप बनाएंगे +1, ये +1।
यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, मतलब आप इसको उठा के जीरो से इक्वेट कर दो, जो पॉइंट आएगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी, उस पर वी शेप आप बना देना। ठीक है, तो एग्जैक्ट वी शेप बना लीजिएगा इसको। यदि वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री इसका ग्राफ बनाना, हमेशा जब भी लीनियर होगा वी शेप बनेगा। और अब ये यदि आप इस क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट करोगे तो x बराबर 3/2 आता है, तो ये ग्राफ वी शेप 3/2 से और मूव कर जाएगा थोड़ा, तो ये पॉइंट आपका 3/2। तो जब भी एक्सप्रेशन मॉड के अंदर का लीनियर होगा तभी ग्राफ आपको वी शेप मिलेगा, और जो वी शेप है वो भी उस पॉइंट पर मिलेगा जिस पॉइंट पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। आप कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं बट वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर होगा तो हमेशा वी शेप ग्राफ बना दीजिए। चलिए, एक चेंज तो ये होता है, ये कहलाता है इनपुट में चेंज, कि हम मॉड के अंदर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया, आप +1 करोगे तो वी शेप -1 पे बन जाएगी। आप यहाँ पर x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, 2 से मल्टीप्लाई किए हो, या x को आप 2 से डिवाइड कर दो, मतलब मैं इनपुट में जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, उसमें कुछ ऐड करूं, उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव होता है, एक्स एक्सिस पे शिफ्टिंग होती है। जब आप यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन में, मतलब मॉड के अंदर के एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस लाएंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। इनपुट में चेंज का मतलब है ग्राफ एक्स एक्सिस पे मूव करता है। ठीक है, अब यदि मैं इसमें आउटपुट में चेंज करूं, आउटपुट में चेंज का मतलब है मॉड एक्स के बाहर निकल के कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं। जैसे इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स -1, यदि मेरे को इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है मॉड एक्स -1, तो फिर आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, मॉड एक्स का जो ग्राफ बनता है वही बनाएंगे। मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप बनता है ओरिजिन पर, और इसमें 1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पूरा का पूरा जो मॉड एक्स का ग्राफ है इसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर ये शिफ्ट होगा। जब आप आउटपुट में चेंज करोगे, मतलब मॉड के बाहर निकल के कोई नंबर ऐड या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ऐड करने से ये ग्राफ वाई एक्सिस पे ऊपर जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने से ये ग्राफ वाई एक्सिस पे नीचे जाएगा। मतलब व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन mod x -1, mod x -1 का ग्राफ वी शेप मिलेगा, लेकिन वो इस तरीके से, ये -1, y बराबर -1, तो ग्राफ का जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो गया, बना वी शेप ही है, वी शेप ओरिजिन पे ही बना हुआ, लेकिन ओरिजिन पर जो पहले वैल्यू वो 0 पे 0 देता था, अब ये 0 डालने से -1 देगा, इसलिए -1 पे वी शेप बना है। तो ये देखिए कि मॉड के बाहर चेंजेस किए गए हैं कि मॉड के अंदर चेंज किए गए हैं। मॉड के अंदर मतलब इनपुट में चेंज किया तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, मॉड के बाहर निकल के चेंज करोगे तो ग्राफ वाई एक्सिस पे मूव करेगा। अब यदि मैं इसी बात पर एक और मॉड डाल देता हूँ, ये चीज मैं शायद आपको पहले भी बता चुका, मॉड एक्स -1 और इस पे भी मॉड, डबल मॉड लगाया, तो मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले अपन मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो मॉड एक्स में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ग्राफ मिलेगा। और अब इस ग्राफ पे भी हम मॉड लगाएंगे तो इसका जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है इसको आप पॉजिटिव कर दीजिए, मतलब ये जो नेगेटिव ट्रायंगुलर शेप आपको नीचे दिख रही है, इस ट्रायंगुलर शेप को भी ऊपर कर दीजिए, तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। तो when we plot the graph of this function, तो ये इस तरीके से शेप ले लेगा, ये +1 है, ये -1 है, और ये +1। दिस इज ग्राफ ऑफ mod x -1, W शेप इसका मिलेगा। ठीक है, सो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने चाहे, कि आप ये चेंज, सबसे पहली बात एक याद रखना, मॉड का ग्राफ वी शेप होता है बट एक्सप्रेशन लीनियर होना चाहिए। कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा तो मॉड की ग्राफ हमेशा वी शेप बना दी। किस पॉइंट पे बनाना है वी शेप, जिस पॉइंट पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। अब मैं यदि इसमें मॉड के, मान लो इसी में मैं +1 करता, इसी में -1 भी करा है और +1 भी किया, तो -1 के कारण, इनपुट में चेंज के कारण ये 1 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। अब यदि मैं इसी में +1 करता तो ये ग्राफ को यहीं पर 1 यूनिट ऊपर उठा देते, तो अब जो वी शेप आपको मिलता है वो यहाँ पर मिलता है, वी शेप।
1 यूनिट ऊपर, ठीक है। सो दीज आर दी सम चेंजेस। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई डाउट है, सवाल है आपका इसमें तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन। सर वो वी शेप हमेशा सिमेट्रिक होता है कि उस पॉइंट के अबाउट जहाँ पे जीरो होता है? हाँ, मतलब दोनों दोनों साइड लाइन सेम एंगल पे जाएंगी ना? तो सेम एंगल पे जाएंगे। ओके सर। पेज नंबर 6। आपका जो पेपर का डिस्कशन है वो आज डाउट क्लास के वक्त मैं करूंगा, ठीक है। तो जिनको पेपर में डाउट है वो वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगला एक और देखिए, मॉडेक्स से रिलेटेड फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। signum function. So any function f from R to R denoted by f of x equals to sgn of x is called signum function. ये सिग्नम फंक्शन का नोटेशन होता है, एस जी एन लिखा जाता है। एस जी एन का जो इनडायरेक्टली मतलब आप समझेंगे, एस जी एन ऑफ एक्स का मतलब है साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पर साइन ऑफ एक्स की बात करनी है, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और ये इसका नोटेशन हो गया, एंड इट इज डिफाइंड एज और ये जो सिग्नम फंक्शन है ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है। एस जी एन ऑफ एक्स का जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसका वैल्यू +1 आएगा जब एक्स को पॉजिटिव लेंगे, इसका वैल्यू -1 आएगा जब आप एक्स को नेगेटिव लेंगे, और इसका वैल्यू 0 लिया जाता है जब आप एक्स को 0। ये सिग्नम फंक्शन का नोटेशन है। मतलब सिग्नम फंक्शन केवल और केवल साइन देता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए +1, नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 और 0 के लिए 0। और इसको कहीं कहीं पर ऐसे भी याद रखा जाता है, सिग्नम फंक्शन को mod x अपॉन x से याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पर एक थोड़ा सा डिफरेंस mod x अपॉन x में और सिग्नम में ये डिफरेंस है, क्योंकि mod x अपॉन x ये फंक्शन है, ये 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, जबकि सिग्नम को 0 पर 0 लिया जाता है। बस एक ये थोड़ा सा डिफरेंस है नोटेशन में, ये याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सिग्नम को आप mod x अपॉन x से याद रख सकते हो, क्योंकि इस क्वांटिटी में कभी भी आप कोई पॉजिटिव नंबर डालोगे तो वैल्यू हमेशा +1 आएगी, और इसमें आप कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर, तो ये हमेशा -1 आएगा, ठीक है। सो ये डेफिनेशन है सिग्नम फंक्शन की, कि पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये +1, नेगेटिव रियल नंबर के लिए -1 और 0 पर 0 वैल्यू। So when we plot the graph of the signum function, तो अब आप देख रहे हैं कि if you put any positive real number, तो आउटपुट हमेशा +1 है, ठीक है। +1 का मतलब ये हो गया आपका +1, और जब आप x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालेंगे तो आउटपुट हमेशा +1 है। मतलब 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 पे भी 1 आएगी, 3 पे भी इसका वैल्यू 1 आएगा, 4 पे भी इसका वैल्यू 1 आएगा, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर पर इसकी वैल्यू +1 आती है। जब आप x का वैल्यू 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 मिलता है। मैंने यहाँ पर एक डार्क सर्कल बनाया है जिसका मतलब है 0 पर यह वैल्यू इंक्लूडेड है, 0 पर इसको 0 लेना है।
और जब आप x का वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे तो इसका वैल्यू -1 आता है। तो ये है हमारा -1। और आप x को कोई भी नेगेटिव रियल नंबर डालो, चाहे आप -1 डालें, चाहे -2 डालें, चाहे -3 डालें या -4 डालें, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर पर इसकी वैल्यू जो है वो इस डायरेक्शन में मिलेगी, मतलब हमेशा -1 आएगी। सो दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। नेगेटिव रियल नंबर के लिए -1, फिर जब 0 डालोगे तो 0 हो जाता है, और फिर जब आप कोई पॉजिटिव नंबर डालोगे तो ये +1 पे चलने लगता है। तो इस ग्राफ को देख के यदि आप इसका डोमेन रेंज लिखना चाहें तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि डोमेन ग्राफ एक बार आपने बना लिया तो ग्राफ से बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। दिस फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर, आपको बोला है कि आपको ये चेक करना है कि डोमेन इसका क्या है, तो ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक होल जंप गैप नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हो नेगेटिव नंबर पे तो कभी कोई ब्रेक होल जंप गैप नहीं आया, पॉजिटिव नंबर पे भी कभी कोई ब्रेक होल जंप गैप नहीं आया, केवल 0 पर ये ग्राफ ब्रेक हुआ है। लेकिन 0 पर ब्रेक होने के साथ साथ ये 0 पर ऐसा नहीं हो रहा है कि 0 पे नॉट डिफाइंड हो गया, जैसे 1/x था। 1/x तो 0 पे नॉट डिफाइंड ही हो जाता है। नेगेटिव रियल नंबर के लिए वो -इन्फिनिटी जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए +इन्फिनिटी जाता है। तो 1/x तो 0 पे टोटली ब्रेक हो गया था, लेकिन ये 0 पर ब्रेक होने के साथ साथ 0 पर वैल्यू भी दे रहा है आपको। तो इस ग्राफ को अपन यहाँ पर एग्जैक्ट 0 पॉइंट पर ब्रेक नहीं बोलेंगे, मतलब 0 पर इसकी वैल्यू ब्रेक तो हो रहा है ग्राफ, लेकिन 0 पर ऐसे नहीं हो रहा है कि 0 पर ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। 0 पर इसका वैल्यू हमने कितना लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। इसलिए दिस फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर, इसलिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब आप कोई भी रियल नंबर डाल दोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव या 0 खुद, तो ये फंक्शन का आउटपुट आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और जब आउटपुट मिल रहा है मतलब फंक्शन डिफाइंड है। तो इसका इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। और यदि आप रेंज की बात करोगे तो इस फंक्शन की रेंज में केवल और केवल 3 वैल्यूज आपको मिलती हैं, -1, +0 और +1। ठीक है, तो रेंज में केवल 3 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए अपन ने करली ब्रैकेट में लिखना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो नोटेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन एक बार आपने सही सही लिख लिया तो आप ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ देख के आप इस फंक्शन का डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्नम फंक्शन। आपको कोई डाउट हो उसमें तो पूछ लीजिए। सर मतलब अगर सिग्नम साइन एक्स लिखा रहा तब अपन मतलब बस सिर्फ वो -1 प्लस 0 और -1 को इंक्लूड करेंगे। हाँ, केवल साइन सिग्नम, जब भी किसी भी फंक्शन के सामने सिग्नम जोड़ दिया तो आप बस ये देखेंगे कि आउटपुट में आपको ये 3 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। तो सर अपना उस वक्त डोमेन भी वही होगा ना जिन पे ये -1 0 और 1 हो रहे हैं। नहीं नहीं, साइन एक्स फंक्शंस तो डिफाइन एवरीवेयर ना बेटा। जिन जिन हाँ। नंबर पर वो ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ जिन जिन नंबर्स पर अबव द एक्स एक्सिस मिलेगा, जैसे वो मिलता है 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। फिर यूनियन, फिर उसके बाद क्या मिलता है, वो 2 पाई से 3 पाई तक +1 मिलता है, तो 2 पाई से 3 पाई, फिर यूनियन। समझ में आया आपको? हाँ, तो सर साइन एक्स सिग्नम साइन एक्स वाले में अपन ना सिर्फ वो वाली जैसे π/2 पे 1 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज लेंगे या उनके बीच नहीं में जो नहीं, आ रही है वो भी लेंगे। उनके बीच में सारी, क्योंकि वो तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो जब भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो आउटपुट हमेशा +1 देगा। सर रेंज के लिए बोल रहा। रेंज तो हमेशा यही मिलेगा, 3 ही एलिमेंट मिलेंगे। हाँ वही। हाँ, ओके सर। हाँ। सिग्नम कभी भी सामने लगा होगा, इसके आगे अंदर अब मैं log x लिख दूं या sin x लिख दूं या cos x लिख दूं, तो जो इसकी जो आउटपुट आएगी, फाइनल रेंज जो आएगी सिग्नम, मतलब सिग्नम ऑफ sin x या सिग्नम ऑफ log x, इनके ग्राफ बनेंगे ऐसे ही। ठीक है, सो हमेशा रेंज में केवल 3 एलिमेंट ही आपको दिखेंगे, +1, 0 और -1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे ही कुछ फंक्शंस अपन आगे कल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके कल अपन ग्राफ, डोमेन, रेंज ये सब सीखेंगे, क्योंकि आगे चल के ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। पहले अपन ये ग्राफ खत्म करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे इवन एंड ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन।
ठीक है, इन बातों पे डिस्कशन करेंगे तब आपका ये फंक्शन का चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। बाय सर।